कभी सोचा है कि एक नई दवा जो शायद हजारों लोगों की जान बचा सकती है, उसका टेस्ट सिर्फ कुछ 100 लोगों पर ही क्यों होता है? इसका जवाब है सैंपलिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो असरदार इलाज और बेकार के तरीकों के बीच का फर्क तय कर सकती है। तो चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि नर्सिंग में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो चलिए इसे एक सफर की तरह देखते हैं। हम एक बहुत बड़े जनरल आइडिया से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उन खास तरीकों पर फोकस करेंगे जो नर्सिंग के फील्ड में मरीजों की देखभाल के लिए असल में मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसर्च करने वालों के सामने आखिर सबसे बड़ी मुश्किल आती क्या है। बिल्कुल, यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। सोचिए, अगर कोई किसी बीमारी से परेशान सभी मरीजों पर स्टडी करना चाहता है, तो हर एक से जाके डेटा इकट्ठा करना ये तो लगभग नामुमकिन है। तो वो इस बड़ी सी चुनौती से निपटते कैसे हैं? कोई तो तरीका होगा, है ना? और इसका जवाब है सैंपलिंग। ये सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर पूरे ग्रुप के बारे में जानने का एक साइंटिफिक तरीका है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है प्रतिनिधि। मतलब जो छोटा सा ग्रुप चुना गया है वो उस पूरे बड़े ग्रुप की हूबहू तस्वीर होना चाहिए। अगर सैंपल सही नहीं है तो नतीजे भी गलत हो सकते हैं और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका सोचिए। आपको ये जानने के लिए कि सूप कैसा बना है, पूरा पतीला पीने की जरूरत नहीं है। एक चम्मच ही काफी है। बस शर्त यह है कि सूप अच्छी तरह से मिला हुआ हो। रिसर्च में सैंपलिंग बिल्कुल यही काम करती है। तो ये जो फनल या कीप जैसा कॉन्सेप्ट है ना, ये दिखाता है कि कैसे रिसर्च करने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप से शुरू करके एक छोटे मैनेजेबल ग्रुप तक पहुंचते हैं। चलिए इस फनल के हर स्टेप को समझते हैं। देखिए, फनल में सबसे ऊपर सबसे चौड़ा हिस्सा होता है पॉपुलेशन का। ये वो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके बारे में रिसर्चर जानना चाहता है। जैसे भारत में टाइप 2 डायबिटीज वाले सभी एडल्ट्स। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप हो गया। इसके बाद फनल थोड़ा संकरा होता है। टारगेट पॉपुलेशन स्टडी को और स्पेसिफिक बना देती है, जैसे शहरी भारत में टाइप 2 डायबिटीज वाले अडल्ट्स। इससे पता चलता है कि नतीजे किस पर लागू होंगे। फिर आती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ये वो हिस्सा है जहां तक रिसर्चर असल में पहुंच सकता है, जैसे दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीज। ये प्रैक्टिकल बात है। और आखिरी में सबसे नीचे होता है सैंपल। ये वही छोटा सा ग्रुप है जिनसे सारा डेटा मिलता है, इसलिए इनका सही चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही एक रिसर्चर ये तय कर लेता है कि उसे एक सैंपल चाहिए, वो एक चौराहे पर आ खड़ा होता है। सैंपल चुनने के दो मुख्य तरीके हैं, या यूं कहिए कि सैंपलिंग के दो बड़े परिवार हैं। ये दो परिवार हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इनमें सबसे बड़ा फर्क है रैंडम सिलेक्शन का। प्रोबेबिलिटी में हर किसी के चुने जाने का एक बराबर और फेयर चांस होता है। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। हाँ, ये तब काम आ सकता है जब कोई किसी खास मुश्किल से मिलने वाली आबादी पर स्टडी कर रहा हो, जैसे किसी दुर्लभ बीमारी वाले मरीज। इसमें कन्वीनियंस या स्नोबॉल सैंपलिंग जैसे मेथड इस्तेमाल होते हैं। हालांकि नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके कुछ खास रिसर्च के लिए जरूरी हैं, पर जब मकसद पूरी आबादी के लिए नतीजे निकालना हो, जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल्स में अक्सर होता है, तब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो चलिए अब इसकी पावरफुल टेक्निक्स में गोता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की दुनिया की सबसे बेसिक, सबसे जरूरी तकनीक से। इसका नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग और इसका बस एक ही फंडा है, पूरी तरह से फेयर प्ले। हर इंसान के पास सैंपल में शामिल होने का बिल्कुल बराबर मौका होता है, ठीक एक लॉटरी की तरह जिसमें कोई घपला ना हो। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असली चैलेंज पता है क्या है? सबसे पहले उस ग्रुप के हर एक मेंबर की पूरी लिस्ट बनानी होती है, जिसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। और अक्सर यही सबसे मुश्किल काम होता है। सोचकर देखिए, किसी बड़े शहर के सभी डायबिटीज मरीजों की एक पूरी लिस्ट बनाना कितना मुश्किल होगा। एक बार ये लिस्ट बन गई, फिर तो बस पूरी तरह से रैंडम तरीके से लोगों को चुनना होता है। एक बात ध्यान रखने वाली है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब जिस ग्रुप पर स्टडी हो रही है वो काफी हद तक एक जैसा हो। मतलब उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ना हो। जैसे अगर कोई सिर्फ 30 से 40 साल की महिला नर्सों पर स्टडी कर रहा है, तो ये तरीका बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन क्या होगा जब आबादी में बहुत ज्यादा वैरायटी हो या वो बहुत बड़े इलाके में फैली हुई हो? बस यहीं पर काम आते हैं कुछ ज्यादा एडवांस्ड और खास टूल्स। चलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ और तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग,
इसे डिवाइड एंड रूल या बांटो और जीतो की स्ट्रैटेजी समझिए। इसमें रिसर्चर पहले आबादी को जरूरी सब ग्रुप्स में बांटता है, जैसे उम्र, जेंडर या बीमारी कितनी गंभीर है इसके आधार पे। फिर हर ग्रुप के अंदर से रैंडम तरीके से लोगों को चुनता है। इसका फायदा ये कि सैंपल में हर जरूरी ग्रुप की नुमाइंदगी पक्की हो जाती है। अगला है क्लस्टर सैंपलिंग। ये तब बहुत काम आता है जब आबादी एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हो। यहाँ अलग अलग लोगों को चुनने के बजाय रिसर्चर रैंडम तरीके से ग्रुप्स या क्लस्टर्स को चुनता है, जैसे देश के कुछ शहर या कुछ अस्पताल। फिर उन चुने हुए क्लस्टर्स के अंदर स्टडी की जाती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें सैंपलिंग की गलती का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। और आखिर में है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें आप एक पूरी लिस्ट लेते हैं, रैंडम तरीके से एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनते हैं और फिर एक फिक्स्ड इंटरवल पर हर इंसान को चुन लेते हैं, जैसे हर 5वां, 10वां या 100वां व्यक्ति। ये तरीका तब तक एकदम रैंडम और फेयर है जब तक स्टार्टिंग पॉइंट किस्मत से चुना जाए। हाँ, पर रिसर्चर्स को एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कहीं उस लिस्ट में कोई छिपा हुआ पैटर्न तो नहीं है जो नतीजों को गड़बड़ कर सकता है। तो हमने ये सब टेक्निकल बातें तो कर ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब नर्सिंग और मरीजों की देखभाल के लिए असल में मायने क्यों रखता है? इतनी सारी मेहनत और अलग अलग तरीकों का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा सैंपल तैयार करना जो उस बड़ी आबादी की बिल्कुल सही तस्वीर दिखाए जिसका वो एक हिस्सा है। और ये जो लाइन है ये इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। अच्छी सैंपलिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये भरोसेमंद नतीजों की बुनियाद है। इसके बिना किसी भी स्टडी से निकले निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आखिर सारी बातें जुड़ जाती हैं। जब रिसर्च के नतीजे भरोसेमंद होते हैं तो वे सबूत बन जाते हैं, और यही सबूत आधारित प्रैक्टिस है जो नर्सों को बेहतर फैसले लेने, मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने और पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को आगे ले जाने में मदद करती है। तो बस ये एक सवाल है जिसके साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब भी किसी नए मेडिकल इलाज या स्टडी के बारे में पढ़ें तो एक पल के लिए रुकिएगा। अब जब सैंपलिंग के बारे में इतना कुछ जान गए हैं तो शायद मन में ये सवाल आएगा, इन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को चुना कैसे? ये छोटा सा सवाल उन नतीजों पर भरोसे के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए शुक्रिया।